जय श्री कृष्णा। मेरा नाम है आशीष विजय और आज हम पढ़ेंगे ऑडिट प्लानिंग स्ट्रैटेजी एंड एग्जीक्यूशन। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ऑडिट प्लानिंग के बारे में कि ऑडिट प्लान्स क्या होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे ऑडिट प्रोग्राम्स के बारे में। ऑडिट प्लान के साथ हम यहाँ पर ऑडिट स्ट्रैटेजी भी पढ़ते हुए चलेंगे। ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या होती है कि हमें ऑडिट को किस तरीके से करना है। ऑडिट प्लान होता है उन्हीं तरीकों का जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनमें डिटेल प्लानिंग कैसे करनी है। उसके बाद ऑडिट प्रोग्राम हम एक बना के चलते हैं, फिर ऑडिट को एग्जीक्यूट करते हैं। फिर हमारा आता है यहाँ पर SA 660 जो कि होता है यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। अनदर ऑडिटर से यहाँ पर मतलब है ब्रांच ऑडिटर या हमारा सब्सिडरी ऑडिटर। फिर है 610, इसमें आएगा यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। फिर आएगा 620 जहाँ पर आएगा यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट। इन तीनों में डिफरेंस ये है कि ऑडिटर एक्सपर्ट और मतलब ऑडिटर एक्सपर्ट में जो आप काम कर रहे हो उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी होती है। वैसे तो सारी जिम्मेदारी देखो आपकी ही होती है, लेकिन जो अनदर ऑडिटर के केस में अगर आप काम यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर आपकी जिम्मेदारी नहीं होती है। अगर गलती उसने करी है तो उधर उसकी गलती में वही जिम्मेदार होगा। इसके बाद आता है 540 में आता है आपके अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, फेयर वैल्यू एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर। और उसके बाद आता है हमारा 520 जो कि होता है एनालिटिकल प्रोसीजर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं कमेंसिंग एंड ऑडिट। देखो ऑडिट जो होती है वो हमारी SA 200 में उसमें ओवरऑल ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं हमारे इंडिपेंडेंट ऑडिटर के, जिसमें हमें बताया जाता है कि हमें अकॉर्डिंग टू एसेज ऑडिट को कंप्लीट करना होता है। फिर आप इसके अंदर पढ़ेंगे कि जो हमारी जो ऑडिट है उसमें प्लानिंग का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अगर आपको अचीव करना है तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। विदाउट अ केयरफुल प्लान आप कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे अपने ऑडिट के ऑब्जेक्टिव को। आपका ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है? आपको रीजनेबल एश्योरेंस देना है, एक ओपिनियन दे के आनी है। तो आपको अगर ओपिनियन देनी है और रीजनेबल एश्योरेंस देना है तो आपको रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट देखना है। और आपको चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका RMM मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट से फ्री हो। तो उसके लिए आपको एक अच्छी प्लानिंग करके आनी पड़ेगी। इट इज़ द ऑडिटर प्लानिंग इज नेसेसरी टू कंडक्ट इफेक्टिव ऑडिट इन एन एफिशिएंट एंड टाइमली मैनर। आपको अगर इफेक्टिवली, एफिशिएंटली और टाइमली मैनर में मतलब टाइम पर ऑडिट कंप्लीट करनी है तो आपका प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप जब अपने पेपर के लिए पढ़ते हैं, जैसे आपकी प्लानिंग इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, वैसे ही इधर भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है बेनिफिट्स क्या होंगे। देखो आपने अगर प्लानिंग कर ली तो उसका क्या क्या एडवांटेज होगा। देखो आप एक तो इंपॉर्टेंट एरियाज में अटेंशन दे पाओगे। इसके अलावा आप टाइमली रिजोल्यूशन ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम, अगर आपको कोई मुश्किल प्रॉब्लम मिल जाती है तो टाइमली उसका पूरा सॉल्यूशन ढूंढ पाओगे। इसके अलावा प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, अपनी खुद की टीम की एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन कर पाओगे। किसको कहाँ पर लगाना है, कहाँ सेट करना है, वो आप देख पाओगे। ठीक है, मैनेज कर पाओगे उन लोगों को। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम, किसको किस चीज़ के लिए भेजना है वो आप डिसाइड कर पाओगे। अगर आपको ऑडिट एक्सपर्ट की ज़रूरत है, मतलब एक एक्सपर्ट की ज़रूरत है एज अ ऑडिटर आपको, तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो वो आपको पहले ही डिसाइड हो जाएगा। ये बेनिफिट है प्लान बनाने का। इसके अलावा आपको डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम में भी हेल्प करता है ऑडिट प्लान। इसके अलावा इजी कोऑर्डिनेशन इन वर्क डन विद बाय ऑडिटर्स। ये कौन से हैं ऑडिटर्स? ये आपके अदर ऑडिटर्स हैं जो आपके उसमें आते हैं ना, क्या नाम है, जैसे ब्रांच ऑडिटर्स हो गए या सब्सिडरी ऑडिटर्स हो गए। तो वो ऑडिटर्स के साथ आपका इजी कोऑर्डिनेशन हो जाता है। ठीक है, और एक्सपर्ट्स के साथ भी आपका एक अच्छा कोऑर्डिनेशन हो जाता है। ये ऑडिटर ऑफ कंपोनेंट लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद है नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग। तो देखो प्लानिंग कितने एक्सटेंट तक होगी, कितनी डेप्थ में जाएगी, वो डिपेंड करता है आपका साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑडिटिंग। कि आपका जो कंपनी जहां आप काम कर रहे हो अगर वो लार्ज है तो आपका वहां पर ट्रांजैक्शन भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगी और वहां पर आपको डिटेल प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर स्मॉल कंपनी है तो वाइस वर्सा होगा। पास्ट एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज़ आपको देखना पड़ेगा कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा है कंपनी के साथ। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपकी प्लानिंग की डेप्थनेस पड़ेगी। अगर आपको पिछली बार इन्वेंट्रीज में गलती मिली थी तो इस बार आपको डिटेल्ड प्लानिंग करनी पड़ेगी कि इन्वेंट्रीज कैसे चेक करने हैं। इसके बाद आपकी एक्सपर्टीज़ कैसी है, आपने और भी जगह ऐसा काम किया होगा ऐसी ऐसी सेम बिजनेस नेचर में, तो वहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें मिलती थी, तो उसके अकॉर्डिंग आपका प्लानिंग में आपकी एक्सटेंड मतलब डिसाइड होगा। नेचर और एक्सटेंड प्लानिंग का इस तरीके से डिसाइड होगा। चेंज इन सर्कमस्टांसेस, ऑडिट करते करते अगर आपके चेंज इन सर्कमस्टांसेस हुए तो वहाँ पर भी आपका प्लानिंग का एक्सटेंड बढ़ सकता है।
ठीक है। इसके बाद आ जाओ प्लानिंग अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। देखो आपको इसको पूरा पढ़ना है, क्या बोल रहे हैं ये, कह रहा है कि प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज, ये कोई डिस्क्रीट फेज नहीं है, ये आपका अलग फेज नहीं है। प्लानिंग भी आपकी ऑडिट का पार्ट ही है। ये कब से शुरू होता है, ये शुरू होता है आपकी पिछली ऑडिट के कंप्लीशन से। जब आप पहले की ऑडिट कंप्लीट कर रहे थे पिछले साल, तो वहां से ही आपका डिसाइड हो जाता है कि आपको अगले साल क्या क्या देखना है। तो वो जो आप पॉइंट्स लिखते हो, दैट इज द पार्ट ऑफ द प्लानिंग, एंड ये कंटिन्यू रहता है तब तक जब तक आपकी ऑडिट खत्म नहीं हो जाती है। प्लानिंग इंक्लूड्स, आपका इसमें ऑडिट प्रोसीजर्स भी आते हैं और एक्टिविटीज़ भी आती हैं प्लानिंग के अंदर। ऑडिट प्रोसीजर जैसे आपके रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हो गए, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर हो गए, जो कि मैंने आपको पहले बताए भी थे ऐसे 315 और 330 में। मैं फिर से बता देता हूँ, आपका जो 315 होता है वहाँ पर आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करते हैं ताकि आप रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ढूंढ पाएँ, और 330 में आप इसके रिस्पॉन्ड करते हैं जहाँ पर आप पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते हैं, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल में अगर आपको लगता है कि आपको डिटेल में काम करना पड़ जाएगा तो आपको सैप परफॉर्म करना होता है, जो कि है सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर। तो उसके अंदर आपको देखना पड़ता है कि आपको डिटेल्ड में काम करना पड़ता है सैप के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बार ये एग्जांपल्स देख लेना, ये तो एग्जांपल्स हैं, बस रीड कर लेना, पेपर में ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आ जाओ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड प्लान, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर कैसे है। तो देखो ये कह रहा है कि आपका जो आप जो प्लान बनाते हो उसमें आपके एंगेजमेंट पार्टनर और आपके अदर की मेंबर जो भी एंगेजमेंट टीम के होंगे, जो बड़े बड़े सीनियर आर्टिकल होंगे, बड़े बड़े मतलब आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा जो एंगेजमेंट पार्टनर है, जो लीड कर रहा है पूरी टीम को, वो बंदे इन्वॉल्व होंगे आपको प्लान बनाने में। उन लोगों की जो एक्सपीरियंस है, उन लोगों का एक्सपीरियंस है वो इन्हेंस करेगी आपकी इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ प्लानिंग प्रोसेस को। ठीक है, इसके बाद ये एक्सेप्टेंस वाला छोड़ दो, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कैसे में। ये हम ऐसे जो चैप्टर नंबर 1 था उसमें हम SQC और उनमें पढ़ चुके हैं ऐसे 220 में एक्सेप्टेंस वाला पॉइंट, तो ये अभी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आ जाओ कंटेंट्स ऑफ ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान का कंटेंट क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया 315 लगता है। पहले आप रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ढूंढेंगे, ठीक है, फिर 330 में उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेंगे और ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। क्या बताया था, 315 में कौन सा ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करेंगे आप करेंगे वहाँ पर रिस्क ऑफ असेसमेंट प्रोसीजर, और यहाँ पर आप करेंगे टेस्ट ऑफ कंट्रोल, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब इससे बोलते हैं हम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के अंदर आता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, और अगर आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल में कुछ मिल जाता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो आपको डिटेल में काम करना पड़ता है सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर के अंदर। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चेंज ऑफ प्लानिंग डिसीजन। देखो आपका चेंज कैसे हो सकता है प्लानिंग डिसीजन में। अब आप ऑडिट कर रहे हो तो आपको जो मतलब प्लानिंग है वो आपको अपडेट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा ओवरऑल और स्ट्रैटेजी में। तो वो आपको कब चेंज करना पड़ जा सकता है, तो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होगा। एक तो मान लो आपको कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट मिल गया, उसका जो भी रिजल्ट निकल रहा है उसकी वजह से आपको चेंज करना पड़ेगा। कोई चेंज इन कंडीशन हो गई तो चेंज करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई ऑडिट एविडेंस आपने कोई ऑब्टेन किया ऑडिट प्रोसीजर करते हुए, जितने भी आप ऑडिट प्रोसीजर कर रहे थे ऐसे 315 और 330 में, वहाँ ऑडिट प्रोसीजर करते करते अगर मान लो आपको कोई ऐसा एविडेंस मिला, उसके बेसिस पे भी हो सकता है आपको प्लान चेंज करना पड़े। ठीक है, एक ये यहाँ से रीड कर लेना, यहाँ पर इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर पेपर में अगर ये क्वेश्चन आया तो आपको ये लिखना पड़ेगा। इसमें चलो मैं बढ़ा देता हूँ क्या आप बोला है। देखो इसमें बोला है कि आपको जो मॉडिफाई करना पड़ेगा अपना फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के अंदर, नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंड। अगर आपको जो भी आपका जो रिस्क असेस है उसमें रिवाइज कंसिडरेशन मिली है, अच्छा वो कैसे मिलेंगी, अगर मान लो आपके पास पहले कोई इन्फॉर्मेशन थी और बाद में इन्फॉर्मेशन अलग अलग है, डिफर कर रही है, पहले जब आप प्लान बना रहे थे उस टाइम इन्फॉर्मेशन अलग थी और बाद में वो डिफर कर रही है, तो आपको अपना जो भी आप फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कर रहे हो ऐसे 330 में, उसमें आपको नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंड मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, बस इतना ही था। ये एग्जांपल एक बार पढ़ लेना कि ऑडिट एविडेंस आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल में अलग मिले और पहले अलग मिले थे, तो उसमें कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है, ये एग्जांपल था इसका। इसके बाद आ जाओ, एक बार ये पढ़ लेना कि अदर और भी रीजंस हो सकते हैं चेंज इन प्लान के, जैसे कि चेंज इन लॉ हो गया, नोटिफिकेशन चेंज आ गई, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई। ठीक है, तो इस केस में भी आपको ओवरऑल ऑडिट प्लान अपना चेंज करना पड़ जा सकता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, एक बार ये क्वेश्चन कर लेना, ये क्वेश्चन अच्छा खासा है, ऐसे 300 के ऊपर ये क्वेश्चन है, ऑडिट प्लानिंग के ऊपर क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। इस क्वेश्चन का रेलिवेंस यहाँ से है, एक मिनट,
इस क्वेश्चन का रेलिवेंस यहाँ से है, ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में आपको आपको ना डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा ऑडिट प्लान को। क्या क्या ऑडिट की स्ट्रैटेजी हो जो आपने बनाई है, ओवरऑल स्ट्रैटेजी जो बनाई है उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, ऑडिट के प्लान को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। अगर कोई चेंजेस है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी या फिर प्लान में तो उसका रीज़न आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये आपको इस क्वेश्चन में मिल जाएगा। अच्छा, ये ऑडिट प्लान और ऑडिट स्ट्रैटेजी सर अब थोड़ा सा और डिटेल में बताओ, क्योंकि ठीक है आपने बता दिया, तो अब चल रहे हैं हम ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी पे। एक मिनट, ये तो स्टार्ट ही नहीं हुआ ना अभी। हाँ, आ जाओ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी पे। देखो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या है, आपको किस तरीके से ऑडिट को परफॉर्म करना है, बेस्ट तरीके से ऑडिट को परफॉर्म करना है, वो एक ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बनेगी। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, द ऑडिटर शैल एस्टैब्लिश एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी दैट सेट द स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट एंड सेट द गाइडलाइंस, गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ द ऑडिट प्लान। आपके ऑडिट प्लान को भी ये पूरा का पूरा गाइड करता है, क्योंकि ऑडिट प्लान तो बहुत छोटे छोटे डिटेल्ड होते हैं जो कि ऑडिट स्ट्रैटेजी के बाद बनते हैं। इसके बाद है फैक्टर्स वाइल एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। आपको क्या क्या दिमाग में रख के चलना है जब आप एक पूरा का पूरा ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाते हो। तो आपको करेक्टरिस्टिक्स देखना है ऑडिट का, कि आपका क्या मतलब फीचर है, क्या मतलब कंपनी है, क्या उसका नेचर है, ये सब देखना है। यहाँ पर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स देखना है आपका क्या है, आपको क्या रिपोर्ट करके आना है। आपको कारों के लिए अगर काम करना है तो उसके लिए क्या क्या पॉइंट्स देखने हैं, तो आपका रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, टीम का एफर्ट्स किस तरीके से लग रहा है ये आपको पता होना चाहिए। कंसिडरिंग रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़, आपने पहले भी इस कंपनी में काम किया होगा तो क्या क्या आपके उसके रिजल्ट निकले थे, तो वो आपको ध्यान में रखना चाहिए ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाते हुए। इसके अलावा नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज, आपका कौन सा रिसोर्स कहाँ पर लगेगा, वो कितना टाइम लेगा, वो सारा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ दिमाग में रखना है ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाते हुए। बेनिफिट्स क्या होगा, अब आपने ऑडिट स्ट्रैटेजी बना ली पूरी की पूरी, उससे क्या बेनिफिट होगा। एक तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वालिटेटिव रिसोर्स, किस बंदे को किस स्पेसिफिक डायरेक्शन में काम करना चाहिए, हाई रिस्क एरियाज में किस किस बंदे को काम करना चाहिए, कॉम्प्लेक्स मैटर्स में किसको काम करना चाहिए। इसके अलावा एक्सपर्ट की अगर ज़रूरत है कॉम्प्लेक्स में तो उसको वहाँ भेजना चाहिए। ये सब कुछ बेनिफिट आएगा ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाने से। और ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाने से ही पहले से ही हमें पता चल जाएगा कि हमें किसको कहाँ भेजना है, कहाँ पर हमें एक्सपर्ट की ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन हमें पता चली यहाँ पर बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो इसके लिए मुझे एक्चुरियल की ज़रूरत है, तो वो उसके लिए मैं एक्सपर्ट अपॉइंट करूँगा। इसके अलावा एलोकेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज, कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स, कितने नंबर ऑफ स्टाफ मेरे जाएंगे, कहाँ कहाँ काम करेंगे, कितने आवर्स वो अपने रिस्क एसेस एरियाज में देंगे, ये सब कुछ मेरे को मतलब यहाँ से गेन मिलेगा स्ट्रैटेजी बनाने से। इसके अलावा टाइमिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, मेरे को किस स्टाफ को कब भेजना है ये भी मेरा पहले से ही ऑडिट स्ट्रैटेजी में का पार्ट बन जाएगा। जैसे कि इंटरिम ऑडिट स्टेज पे किसी को भेजना है, या कट ऑफ डेट मतलब बैलेंस शीट डेट पे किसी को भेजना है। इसका क्या मतलब है सर, कोई एग्जांपल दोगे। हाँ दूंगा ना। इंटरिम ऑडिट स्टेज पे मान लो मैं अपने एक आर्टिकल को भेज रहा हूँ जो बहुत अच्छे से डेप्रिसिएशन चेक करता है, तो वो वाला कर रहा है। कोई अगर बैलेंस शीट पे बहुत अच्छा काम करता है तो मैं उसको एंडिंग में भेज रहा हूँ, बाकी आर्टिकल सेम रहेंगे स्टार्टिंग से एंडिंग तक, बट मैं कुछ आर्टिकल्स को बीच बीच में या लास्ट में भेज रहा हूं उनके स्पेसिफिक रोल के लिए। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ये क्या कह रहा है सर, ये कह रहा है कि आपको अच्छे से सुपरवाइज कर, मतलब आप अच्छा प्लान बनाओगे तो आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे अपने आर्टिकल्स को, डायरेक्शन दे पाओगे उनको और सुपरवाइज कर पाओगे। ठीक है, यहां तक कर लेना बस इसको। आगे आ जाओ सीधा वही डॉक्यूमेंटेशन पे जो मैंने आपको पढ़ाया था। ये अभी तक पेपर में कभी आया नहीं है, बट इसको प्लीज़ रीड कर लेना कि ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी आपको डॉक्यूमेंट करनी पड़ती है। ओवरऑल और ऑडिट प्लान्स जितने भी बनाए हैं आपने वो सारे आपको डॉक्यूमेंट करने पड़ेंगे। कोई चेंजेस आया है ओवरऑल स्ट्रैटेजी में या प्लान में तो वो आपको रीज़न के साथ आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, रिकॉर्ड की डिसीजन, देखो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी जब आप बनाते हो ना उसमें क्या होता है, आपके की डिसीजन ही होते हैं, तो वो आपको पूरे के पूरे की डिसीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे ताकि आप अपनी एंगेजमेंट टीम को कम्युनिकेट कर पाओ अच्छे से। ठीक है, उन डिसीजंस को कि आपके क्या क्या की डिसीजंस हैं, आपने क्या क्या सोचा हुआ है कि इस ऑडिट में ये मेन चीज़ें रहेंगी। ठीक है,
आपको किस किस जगह पे वर्बल बातें करनी है मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यू के साथ, किस जगह पे रिटर्न करनी है, वो सब कुछ यहीं डिसाइड होता है। इसके बाद रिकॉर्ड ऑफ नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंड ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ठीक है, तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में ये मतलब आपको पूरा का पूरा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जब आप कर रहे हो, रैप कर रहे हो किसमें 315 में, तो वहां पर आप क्या कर रहे हो, वहां पर आप एक तरीके से रिस्क को एसेस कर रहे हो, तो उसको आपको डॉक्यूमेंट करते हुए चलना पड़ेगा। अगर आपको कहीं पर रिस्क मिला तो उसको आपको लिखना पड़ेगा, कहीं नहीं मिला तो ठीक है। तो आपको ये सब कुछ प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा ताकि आपको वो हेल्प मिल पाए आगे एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर, मतलब ऐसे 330 में आपको फैप करने के लिए, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर भी बोलते हैं इसे, और एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर करने के लिए हेल्प मिल जाए। ठीक है, इसके बाद है रिकॉर्ड द रीजन फॉर चेंज इन ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड प्लान। अगर कोई चेंज है तो वो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा विद रीज़न। ठीक है, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ लेना, पूरा पढ़ने नहीं, यहाँ तक पढ़ लेना, यही लिखा हुआ है। अब आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है, ये सच में इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप बिटवीन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान, ये पेपर में आ भी चुका है, बहुत बार आ चुका है, तो इसको मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा। देखो, द ऑडिट स्ट्रैटेजी इज प्रिपेयर्ड बिफोर ऑडिट प्लान। आपकी ऑडिट स्ट्रैटेजी होती है ना, वो पहले बनाई जाती है। सर वो तो आपने बता ही दिया, ओवरऑल और स्ट्रैटेजी का मतलब होता है किस तरीके से आपको अच्छे से ऑडिट करनी है, वो तो मोटा मोटी होती है। ऑडिट प्लान तो छोटे छोटे होते हैं। तो ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल्ड देन द ऑडिट स्ट्रैटेजी। बात तो सही है, प्लान तो फिर हम छोटे छोटे बना रहे हैं। देखो ऑडिट, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ऑडिट स्ट्रैटेजी मैंने बनाई, एक कंपनी में गया मैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, मैंने कहा मेरे को इतने टाइम में इतनी अच्छे से ऑडिट करनी है, ओपिनियन अच्छा देना है। ठीक है, मेरे को एक ऐसे 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 मैंने डिसाइड कर लिया। अब मैं छोटे छोटे प्लान्स बनाऊंगा कि पहले हफ्ते का प्लान ये है। ठीक है, ऑडिट स्ट्रैटेजी में मैं महीने का, हफ्ते का भी प्लान बना सकता हूँ, लेकिन ऑडिट प्लान्स में मैं और डिटेल में बात करूंगा कि इस चीज़ को, इन्वेंट्री को चेक करने के लिए, अब मैंने ऑडिट स्ट्रैटेजी में तो लिख दिया कि मेरे को इन्वेंट्री 3rd वीक में चेक करनी है। ठीक है, वो भी फिजिकल काउंट करूंगा मैंने स्ट्रैटेजी में लिख दिया। अब प्लान में मैं जाकर लिखूंगा मेरे को किसकी हेल्प चाहिए, मैं कहाँ से क्या इंतज़ाम करूंगा, किस बंदे को भेजूंगा, कौन करने जा रहा है, वो सब कुछ प्लान में डिटेल में लिखूंगा। ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान आर इंटर रिलेटेड बिकॉज चेंज इन वन रिजल्ट इन चेंज इन अदर। सीधी सी बात है, एक चेंज होगा तो दूसरा चेंज होगा। आपके अगर मान लो प्लानिंग करते वक्त अगर आपको नजर आया कि कुछ चेंजेस हैं, तो ऑडिट पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी में चेंज होगा। जैसे इसका सर एक एग्जांपल दे दो, जैसे इन्वेंट्री वाला एग्जांपल ले रहे थे, इन्वेंट्री में मुझे कुछ गलत मिला, मेरे को प्लानिंग में चेंजेस करने पड़े कि यहाँ पर तो और डिटेल काम करना पड़ेगा। तो डिटेल काम में फिर मेरे को ऑडिट स्ट्रैटेजी में भी चेंज करना पड़ेगा कि मुझे एसेट्स में भी अच्छे से चीज़ें देखनी है। एसेट्स को मैं भी ध्यान से, डेटर्स के रिलेटेड मेरे को सारी डेटर्स कह रहा हूँ, सप्लायर से रिलेटेड मेरे को सारी चीज़ें देखनी है। तो ये सारी चीज़ें मेरे को देखनी पड़ेंगी। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड मुझे चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी, फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी अगर उनका कोई रिलेशन है वहाँ से। तो ये सब मेरे को वहाँ से देखना है। फिक्स्ड एसेट मतलब मशीनरी से रिलेटेड मैं कह रहा था। ठीक है, तो ऑडिट स्ट्रेटेजी प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर डेवलपिंग ऑडिट प्लान। ठीक है, वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, ये पूरा पढ़ लेना। इसके बाद है डिटेल्ड ऑडिट प्लान वुड इंक्लूड नेचर टाइम। ठीक है, ये हो गया सब। ठीक है, ये सैप में भी हेल्प करता है, जो डिटेल ऑडिट प्लान जो आपका होता है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ दोस्तों ऑडिट प्रोग्राम पर। ये 3rd टॉपिक है हमारा, ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम क्या कहता है? ऑडिट प्रोग्राम कहता है कि भाई अब क्या कर रहे हो आप, है ना, उस एक पूरा एक प्रोग्राम बना रहे हो कि मेंबर उसके लिए कि हमें अपना पूरा ऑडिट का टास्क कंप्लीट कैसे करना है। ऑडिट प्रोग्राम में यहाँ से यहाँ तक मार्क कर लो। इसमें ना पता कुछ है नहीं, बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कुछ इतना कुछ खास है नहीं इसमें समझाने लायक, लेकिन फिर भी चलो मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, एक पूरा प्रोग्राम बना रहे हो। ठीक है, ये पढ़ लेना, सफिशिएंट डिटेल और ये सब लिख रहे हो उसके अंदर इंपॉर्टेंट मैटर्स। देखो अब क्या क्या इंपॉर्टेंट मैटर्स रहेंगे जो उसका कंसिडरेशन बनेंगे। आपको पहले देखना है नेचर ऑफ बिजनेस इन विच ऑर्गेनाइजेशन एंगेज। आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, वो देखना है कि और ये कैसे आपको पता चलेगा, ये आपको अपने मतलब आपके क्लाइंट ऑफिस में आपको विजिट करना पड़ेगा। विजिट करोगे तब आपको पता चलेगा, वहाँ जाके पता चलेगा कि कौन बंदा किस चीज़ के लिए ऑथोराइज है। ठीक है, कौन से रिकॉर्ड कहाँ पर रखा हुआ है, क्या क्या टाइप के इन्होंने बुक्स मेंटेन करी हुई हैं। तो ये आप जाओगे तो आपको पता चलेगा और आपको नेचर समझ आएगा। तो ये ऑडिट प्रोग्राम का पार्ट बनेगा कि ये आपको लिखना है, ये मतलब इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं। जब आप वहाँ जाओगे आपको पता चलेगा, तब आप ये एक अच्छा ऑडिट वो प्रोग्राम बना पाओगे। ओवरऑल ऑडिट प्लान
अच्छा ऑडिट प्रोग्राम बनाने के लिए आपको ओवरऑल प्लान भी देखना पड़ेगा कि ओवरऑल ऑडिट प्लान आपका सही से बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, कोई मॉडिफिकेशन है तो वो चेक करनी है। ठीक है, इसके बाद आपको इंटरनल कंट्रोल देखना है कि कंपनी का इंटरनल कंट्रोल कैसा है, वो आपको स्टडी करना पड़ेगा इंटरनल कंट्रोल कंपनी का। ठीक है, उसके लिए आपको अगर सैप परफॉर्म करना पड़े तो सैप डिटेल में आप परफॉर्म करोगे ऐसे 330 के अंदर। इसके बाद आप देखोगे साइज क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, छोटी कंपनी है कि बड़ी कंपनी है, क्योंकि देखो जितनी बड़ी कंपनी होगी उतनी ज़्यादा उधर कॉम्प्लेक्सिटीज़ होंगी। ठीक है, आपको पता कैसे चलेगा छोटी कंपनी है बड़ी कंपनी, नंबर ऑफ ब्रांचेस देखो, देखो कि वो कितने प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, उसका लार्ज टर्नओवर है तो वो ऑब्वियसली बड़ी कंपनी होगी। ठीक है, इसके बाद इंफॉर्मेशन एट रिगार्ड टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बिजनेस, इन्फॉर्मेशन गैदर करो, क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन गैदर करो ताकि एक अच्छा प्रोग्राम आप बना पाओ। इसके बाद अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिसीज़ जो हैं आपकी वो आप चेक करो। ठीक है, कि क्या क्या है वो कैसे आपको पता चलेंगी, वो आपको पता चलेंगी कि पास्ट में अगर मान लो आपने काम नहीं किया था तो पास्ट में जो भी ऑडिटर काम किया कर रहा था उससे आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है, आपको ऑडिट रिपोर्ट पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ देखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको ये भी पता चलेगा कि जो मैनेजमेंट है वो किस तरीके का अकाउंटिंग मैनेजमेंट पॉलिसीज अप्लाई कर रहा था, और वो जो भी अकाउंटिंग मैनेजमेंट पॉलिसीज अप्लाई कर रहा था पास्ट में, क्या वो अभी भी कंसिस्टेंटली अप्लाई हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, तो ये आपको देखना है। ठीक है, ये सारे देख लोगे तो एक अच्छा ऑडिट प्रोग्राम बना पाओगे। अब आपको ऑडिट प्रोग्राम बनाना है, तो आपको ऑडिट प्रोग्राम बनाना है तो आप बनाओगे, एक बार ये पढ़ लेना। ठीक है, आप ऑडिट प्रोग्राम बनाओगे अबव सारी इन्फॉर्मेशन देखने के बाद, एंड ठीक है, आप टेस्ट चेकिंग के बेसिस पे आपको कुछ भी मिला है तो उसमें अगर आपको डिटेल में काम करना है तो वो आप यहाँ पर देखोगे। ठीक है, इसके बाद ये 3 पॉइंट्स हैं कि आप बिगेन करोगे बॉर्ड लाइन, वो ये बहुत इजी है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब ये पेपर का पार्ट भी नहीं है कि ओपनिंग बैलेंसेस चेक करोगे, ये सब चेक करोगे। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ। ये फिर भी अच्छा लगता है मुझे ये वाला पॉइंट, ये एमसीक्यूज़ में आ जाए तो अच्छा है। एट ईच स्टेज ऑफ सब्सिक्वेंट एंगेजमेंट, जैसे जैसे आप हर साल एंगेज मतलब करते जा रहे हो ऑडिट, तो आपको अगर मॉडिफाई करना हुआ तो प्रोग्राम में, तो आप किस किस बेसिस पे मॉडिफाई करोगे। एक तो एक्सपीरियंस गेन ड्यूरिंग द प्रीवियस ऑडिट, आपको प्रीवियस ऑडिट में जो भी एक्सपीरियंस मिला उसके बेसिस पे आप इस बार अपने ऑडिट प्रोग्राम को करोगे। कोई इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो बिजनेस में आपको मिले, जैसे इंटरनल कंट्रोल में मिले, ऑडिट प्रोसीजर में मिले, ठीक है, उसके बेसिस पे, स्कोप ऑफ द बिजनेस में मिले, तो उसके बेसिस पे आप अपना ऑडिट प्रोग्राम चेंज करोगे। इसके अलावा इंटरनल कंट्रोल जो करंट ईयर का है उसमें कुछ ऐसा मिला आपको, रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट मिला सैप करते हुए, तब आप अपने ऑडिट प्रोग्राम में चेंजेस करोगे। सॉरी टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते हुए अगर आपको मिला तो आप अपने प्रोग्राम में चेंज करोगे कि मुझे यहाँ डिटेल काम करना है, या फिर आपको मतलब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में मिला था तो आप वहाँ पर डिसाइड करोगे ऑडिट प्रोग्राम में कि मुझे यहाँ पर ऐसे 330 मतलब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करना है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, ऑडिट प्रोग्राम वुड हैव टू सूटेबली ऑल्टर्ड। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी दे रखी हैं जिसके अंदर आपको ऑडिट प्रोग्राम ऑल्टर चेंज करना ही करना होगा। आपको क्या कब चेंज करना होगा, मान लो ये है आपका सर्टेन वॉल्यूम सब्सिक्वेंटली। अच्छा देखो, पहला पॉइंट है कि अगर मान लो आपको आपने जितना भी सोचा था कि मेरा टर्नओवर का वॉल्यूम इतना होगा, आपने ऑडिट प्रोग्राम बना दिया, अचानक से वो बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियली इंक्रीज हो गया। जैसे जब आप ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर रहे थे, पहले ही कर लेते हम तो हम जब पहले कर ले रहे थे तब हमने देखा पिछले साल का टर्नओवर 250 करोड़ था, हमने ऑडिट प्रोग्राम बना दिया, हमने कहा जब ऑडिट करने जाएंगे तब देख लेंगे। लेकिन साल एंड हुआ, जैसे ही हम ऑडिट करने गए हमें पता चला इनका तो टर्नओवर 1000 करोड़ हो गया। इन्होंने एक नई कंपनी खरीद ली थी और इनके पास बहुत सारा पैसा पड़ा था, इन्होंने नई कंपनी खरीदी, वहाँ का टर्नओवर बहुत ज़्यादा था, तो इनके पास तो इनकी तो चांदी चांदी हो गई, तो अब मैं अपना ऑडिट प्रोग्राम चेंज करूँगा। ठीक है, इसके अलावा कोई सिग्निफिकेंट चेंज है उनकी अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन में, उनके प्रोसीजर्स में, या उनके पर्सनल में, जैसे उनका सीईओ चेंज हो गया, मैंने देखा कि उनका जो सीईओ है ना उसको ये वाले नए वाले सीईओ को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ये बस फाइनेंस के रिलेटेड जानता है, ये सीईओ नहीं सीएफओ होना चाहिए था, पता नहीं इसको क्यों रख लिया, इसको बाकी चीज़ें आती नहीं, तो अब हमें ऑडिट प्रोग्राम चेंज करना पड़ेगा, डिटेल में काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा कोर्स ऑफ ऑडिट डिस्कवर दैट इंटरनल कंट्रोल, अगर हमें लगा कि इंटरनल कंट्रोल उतने इफेक्टिव नहीं है जितना मैंने सोचा था, जब मैं ऑडिट प्रोग्राम बना रहा था तब मैंने सोचा था इंटरनल कंट्रोल सही है, बाद में इंटरनल कंट्रोल सही नहीं मिले तो मुझे ऑडिट प्रोग्राम चेंज करना पड़ेगा। इसके अलावा मान लो
कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंक्रीज़ हो गया बुक डेट्स में, मतलब डेटर्स में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंक्रीज़ हो गया, या फिर इन्वेंट्री में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंक्रीज़ हो गया तो प्रीवियस ईयर से, तो मैं देखूंगा कि भाई इस साल ऐसा क्या हो गया कि इन्होंने डेटर में इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, कोई घपला वपला तो नहीं कर रहे। तो मैं ऑडिट प्रोग्राम चेंज करूंगा, वहाँ मैं लिख के आऊँगा कि यहाँ पर मैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करूँगा। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में मैं पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल करूँगा, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल में अगर कुछ मिलता है तो वहाँ पर मैं सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर करूँगा, मतलब डिटेल में काम करूँगा, ठीक है। और वैल्यू ऑफ स्टॉक में अगर कुछ ज़्यादा मिलता है तो भी वहाँ पर ऐसे चेक करूँगा। उसके बाद है अगर कोई सस्पिशियस चीज़ मुझे मिली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, इन्फॉर्मेशन हैज़ बिन रिसीव दैट एसेट ऑफ द कंपनी हैज़ बिन मिस अप्रोप्रिएटेड, तब मैं चेक करूँगा। अगर मान लो कोई एसेट्स के साथ इन्होंने धोखाधड़ी करी है, मतलब कोई कैश के साथ मान लो इन्होंने धोखाधड़ी करी है, बैंक्स में कोई चीज़ पैसे निकाले कुछ किया है, या फिर मान लो कंपनी ने कोई घर खरीदा और दिखा दिया गेस्ट हाउस है, लेकिन इन्होंने तो अपने मालिक को ही दे दिया घर, वो तो रह रहा है उसके अंदर। ऐसी कंपनी ने कोई गाड़ी खरीदी, मालिक चला रहा है उसको, तो इन्होंने बोल दिया कंपनी की गाड़ी है, होता है ना ऐसा। तो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ अगर एसेट हो रहा है और मुझे पता चला है, सस्पिशियस है मेरे को, मतलब मुझे शक है, तो यहाँ पर मैं अपना ऑडिट प्रोसीजर चेंज करूंगा, उधर लिख कर आऊँगा कि मुझे यहाँ पर क्या करना है। यहाँ पर मेरे को रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में मुझे ये मिला है, अब मैं यहाँ पर ऐसे 330 में यहाँ पर अपना टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सैप करके आऊँगा, एज द केस में भी। टेस्ट ऑफ कंट्रोल पहले करूँगा, अगर मुझे वहाँ पर गलतियाँ ज़्यादा मुझे लगता है डिटेल में काम करना है, तो मैं सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर मतलब सैप करके आऊँगा, ठीक है। ठीक है, इसी के साथ मेरा ये कंप्लीट हो गया था ऑडिट प्लानिंग स्ट्रैटेजी, और ये इसके बाद एग्जीक्यूशन और अदर ऐसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। मिलते हैं, जय हिंद। और अगर आपको कोई भी क्लासेस की ज़रूरत हो ऑडिट में, या डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स की ज़रूरत हो सॉल्यूशन की, तो प्लीज़ मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लें और मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एक एक डिटेल्ड क्वेश्चन मतलब एनालिसिस किया है आईसीआई का कि वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा हुआ है और उसका आंसर कैसे लिखना है। मैंने एक एक चीज़ डिटेल में डिस्कस एनालिसिस की है, जो कि कोई भी टीचर इतनी आसानी से करता नहीं है। तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़ जाएं और वहाँ पर मेरे से बात कर लें, ठीक है। ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जय हिंद।